हेलो एवरीवन। मैं एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड किस तरीके से पढ़ाई करनी है, मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 10 years इन कम्पिटिटिव फील्ड्स। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने 2005 में दिया था, जब मैं फिफ्थ ग्रेड में था, लेकिन उतना इंटेंस नहीं था। काश ये सारी चीज़ें जो मुझे आज पता है उस टाइम पता होती तो मैं अब सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था, वो ना पढ़ा करता, क्योंकि मेरे पापा जानते थे कि शायद ये सुबह जल्दी पढ़ेगा तो इसको मेमोराइज ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ मिथ्स हैं और वो रियलिटी से बहुत दूर है, मैं उनको बस्ट करने की कोशिश करूँगा। और आपको 3 से 4 घंटे भी आप पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में आराम से रॉक कर सकते हैं। मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अ, ये अब्राहम लिंकन है, जो जिनको आप जानते होंगे। ये बोलते हैं कि मुझे 6 घंटे दो, तो मैं एक पेड़ काटने के लिए तो मैं 4 घंटे तो उसमें से ना अ, अपने जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, उसको पैनी करने में लगाऊंगा। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ, और शायद मेरे जैसे बहुत सारे इंसान होंगे जो इस चीज़ से डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी। अ, जो रिपीटेटिव रिवीजन बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनको करना कैसे है एक्चुअल में। हर बच्चे को माँ भी ना बराबर दूध नहीं पिलाती कि जी, जैसे कि कोई बच्चा दुबला पतला है तो उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सेम टू सेम बॉडी बिल्डर को भी एक, और मैं जैसे कि आपको पता है तो ये मेरा ट्रैफिक सिग्नल रूल है बाई जेपी द कॉप। और इस ट्रैफिक सिग्नल से मैं ये अपने पुलिस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसको ये रखता हूँ, ये बहुत माना हुआ एक्सपीरियंस है। और मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरा बनाया हुआ है, इसी का बनाया हुआ है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैंने लिया हुआ है इसको। तो इसमें करना किस तरीके से रिपीटिशन है वो मैं बताता हूँ। पहले तो आपको सब्जेक्ट को उठाना है और उसको कैटेगराइज कर देना है कि इसमें आप, जैसे मैं यूनिट 1 यूनिट 3 में तो मैं हमेशा ही रहता हूँ कंफर्टेबल की भाई ज्योग्राफी एमपी की तो मेरे को बेसिकली आती है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 28 डिस्ट्रिक्ट्स आई हैव बीन एंड आई हैव विजिटेड इन माई होल द करियर इन 6 years ऑफ सर्विस। तो मेरे को तो ये इजी लगती है, और ये है मेरे को ट्रैवल जो एरिया है मेरे को घूमना है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा घूमने से आदत रहता है। तो उसमें ये करना है, जैसे मेरे को अभी कमीशन में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ, और मेरे को इसको ग्रीन करना होगा। हो सकता है कि कभी कभी जब आप स्पेस डिविटेशन में ज़्यादा लंबा टाइम देते हो ना, तो ये इसमें भी आ जाता है। मतलब इनका मतलब क्या होता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल रूल की बात करूँ मैं, तो जहाँ रेड लाइट है ना वहाँ रुकना है, मतलब उसको पढ़ना है। और जहाँ ग्रीन है वहाँ निकल जाना है, क्या दिक्कत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है वहाँ। जहाँ येलो लाइट है तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत देखना है कि भाई कोई किधर से कहीं से आ तो नहीं रहा, या रुकने की तैयारी करनी, या ग्रीन सिग्नल पे जाने वाला है, कुछ ना कुछ वहाँ चेंज होने वाला है, इसलिए वहाँ। तो इस तरीके से आपको कोई भी सब्जेक्ट उठाना है, उसको कैटेगराइज करना है, कैटेगराइज करने के बाद उसमें डाल देना है, और आपका टारगेट होगा ग्रीन। ग्रीन होने चाहिए सारे, और ये सारे जब ग्रीन होंगे जब आप इनको डिवाइड कर लो, क्योंकि आपका वेटेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। कि जैसे कुछ चीज़ें ना आपकी बहुत वो होंगी। मैं इसका भी तरीका बताऊंगा। कोई सारे बच्चे इन चीज़ों से बड़े घबराते हैं कि भाई ये क्या दिक्कत है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इंडिया की में क्या ही पढ़ें, क्यों पढ़ें। सब सिंपल है, मैं आगे नेक्स्ट बात करूंगा। दूसरा मेथड ये है कि बच्चे ना पढ़ते रहते हैं, वो उनको पता ही नहीं चलता कि उनको इतना नहीं पढ़ना होता। दरअसल पढ़ने के तरीके होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं वो याद नहीं कर पाते, तो उनको बार बार रिपीट मत करो। मैं बताता हूँ कैसे उसको करना है। जैसे ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें कुछ बड़े बड़े लोगों की बातें यूज़ करूंगा जो मैं आपको शायद नाम ना बताऊँ, जैसे कॉर्नेल मेथड आगे बताने वाला हूँ मैं। इसमें क्या है, जैसे आप 1 घंटे पढ़े, 1 घंटे के बाद ना किताब बंद कर दो। किताब बंद करने के बाद या जैसे गंदी राइटिंग है तो स्क्रिबल कर सकते हैं, अच्छी राइटिंग किसी की है तो वो लिख सकता है। लिखने में कैसे कि पहले जैसे मैं लेक्चर प्लान कर रहा हूँ ये वाला, तो विल टेल अबाउट यूपीवीसीएस रिजल्ट, जो शायद मैंने अभी नहीं लिखा कहीं भी। अ, ठीक है। तो फिर जो एक्टिव रिकॉल के बारे में बताऊंगा, कोट लिखूंगा मैं अब्राहम लिंकन के बारे में, रेट्रोस्पेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है, रिवर्स प्लानिंग क्या होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, कॉर्नल मेथड ऑफ नोट मेकिंग क्या होता है, ये क्यों हेल्प, कैसे हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें मैं ना ऐसे प्लान करता था। और आप इसको सिंपल क्या करो, ये ट्री के फॉर्मेट में बनाओ, जैसे ट्री खड़ा करो, फिर उसकी ब्रांच निकालते जाओ। ऐसे मतलब जो आपको पहले याद आ रहा है उसको दे लिखो, फिर ऐसे ऐसे मज़े भी आते हैं ऐसे करने में। और ये 1-2 मिनट नहीं लेता है, क्योंकि आप 1 घंटे में पढ़ते हो और इसको रिकॉल करोगे तो पता लगेगा। उसमें क्या करो, जो आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो ना उसको फिर से उसको उसको ये जो मार्किंग वाला सिस्टम है ना, उसमें आप कोई सी भी मार्किंग दे सकते हो वहाँ पे। जैसे मैं ग्रीन मार्किंग दे देता हूँ, मैं वापस नहीं देखता। जब मेरे को लगता है कि इसको वापस देखने की ज़रूरत है
तो मैं येलो मार्किंग दे देता हूँ, और रेड मार्किंग देता हूँ वहाँ मेरे को बार बार देखना होता है। जैसे अभी मैंने कमीशन को दे रखा है रेड मार्किंग, क्योंकि मेरे गलत होते हैं, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ उन चीज़ों को। ये कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट नोट टेकिंग की कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने कोई भी लेक्चर क्लास कंप्लीट करी, उसके बाद आपको अपने क्यूज लिखने हैं। क्यूज मतलब जो इंस्टिंक्ट आ रही है वो चीज़ों को पढ़ने के जस्ट 1 घंटे बाद उसको कंप्लीट करके लिखो। फिर ये सोचो कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर देखने से ही पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। अगर कोई रिलेवेंट टेस्ट सीरीज, वैसे तो मुझे नहीं पता कि कौन सा बंदा टेस्ट सीरीज सच में बना पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज ही नहीं बना पाते। अगर मैं ये दिक्कत इस अटेम्प्ट में फेस करता हूँ, तो शायद अगले अटेम्प्ट में मैं अपना खुद का सिस्टम खड़ा करके सब फ्री दे दूंगा सारे बच्चों को। और वो भी एग्जैक्ट जो पेपर बनने का तरीका है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो तरीका, क्योंकि वो ना तो एग्जाम वालों को पता होता कई बार, और इवन टेस्ट सीरीज वालों को तो पता ही नहीं होता। तो ये सिस्टम, तो ये क्वेश्चन, ये एंटिसिपेट कैसे करते हैं, इनमें एक चीज़ होती है। जैसे ये है, आपको एग्जैक्ट ये जो लिखा हुआ है ना लाइन, इनके अंदर से जाके लेना है। मतलब जैसे कई बच्चे हिस्ट्री में घबराते रहते हैं, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ना। जैसे 19वीं शताब्दी है, इसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये एक लाइन में लिखे हुए लूसेंट में, मतलब एक पेज में। ये स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी बिल्कुल एज इट इज। इसके अलावा दुनिया में मराठाओं ने क्या करा, अंग्रेजों ने क्या करा, अरे क्या मतलब है उन चीज़ों का, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। इसमें भी आप इस जो लिखा हुआ है वो देखना है। जैसे भूगोल है, इसमें वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, इनके अलावा अगर फालतू तो नहीं पढ़ रहे हो, वो नहीं करना। ठीक है, तो इसमें ये तरीका। फिर आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्वेश्चन हो गए, और ये तो इनको आप इंटरलिंक करना है कि आपका कौन सा आइडिया। जैसे हर किसी के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, मैं नहीं बोलता कि मेरे एक्सपीरियंस को आप लो, आप अपना एक्सपीरियंस लो। कि जैसे आप टांट्या मामा को कैसे याद रख पाते हो सकता है आप खंडवा से हो, मैं नहीं हूँ वहाँ से, लेकिन मैं रखता हूँ, मेरे ग्वालियर में भी शहरिया हैं। तो इस तरीके से आप ये जो आइडियाज़ के साथ उनको कनेक्ट करो। मतलब उनको अपनी ब्रेन ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करते हो ना। मैं तो अपने दोस्तों से कनेक्ट कर देता हूँ, मैं पेड़ों से कनेक्ट कर देता हूँ, मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट कर देता हूँ, कैसे भी कनेक्ट कर देता हूँ। अगर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है जो याद नहीं हो रही ना, तो उनकी वोकेबलरी ले लो। जैसे मैंने 1998 में जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उनको कैसे याद करा, सिंपल सा मैंने उनको याद करा कि ये उनका कॉन्सेप्ट है। जैसे VSDK, ये बहुत फेमस गाली है, और HUN। तो इस तरीके से मैंने उनको कर दिया, तो 7 डिस्ट्रिक्ट में आ गए, 3 और बचे होंगे। तो मेरे को पता है कि जो भी इससे स्टार्ट होते हैं ना, वो सब सही है, बाकी अदर आता है तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने अपने बना लेता हूँ। और कुछ भी जो उसमें इंपॉर्टेंट बात है, जिसका जो टर्म इंपॉर्टेंट है ना, उसको नोट ही कर लो। क्योंकि वो टर्म अगर याद है ना, तो आपको मेंस में भी हेल्प करता है। जैसे मान लो आप अच्छे शब्द लिख रहे हो, और सामने वाला बिल्कुल फैंसी, मतलब सिंपल भाषा लिख रहा है, और आपकी लैंग्वेज है ना उससे फ्लेवरी बन जाती है, जिससे इम्पैक्ट बढ़ता है। और जैसे कोई बच्चे नोट नोट बनाते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं रहता कि कैसे क्या लिखना है। तो मेन पॉइंट लिखना हो, बुलेट पॉइंट लिखना होता है, आपको पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी होती। डायग्राम चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ें हैं ना, आपको एग्जाम में भी हेल्प करने वाली हैं। इवन ये मेन स्पेसिफिक बात हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन इस ये यूपीएससी के मेथड है सारे। अभी आपने कई सारे टॉपर देखे होंगे ना, वो यही सब बातें करते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करा। मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको भी, उनने भी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। और इवन कई सारे बच्चे हैं जो रैंक 1 लेके आए हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, उनके ये मेथड हैं। ये नॉर्मल बातें नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव लर्निंग में क्या करना है आपको, ये सारा जो प्लान है ना, इसको डेट लास्ट में दे दो। जैसे 21 मई को आपका एग्जाम है ना, तो उससे लास्ट में दे के, और इस पे काम करना चालू कर दो। जिस पे ज़्यादा ज़रूरत है उसको टेक्निकली काम करना है। मतलब जैसे ऐसे भावनाओं में नहीं बहना कि ये सब्जेक्ट है ना, तो इसको तो मैं जड़ पेड़ उखाड़ दूंगा, ये करूंगा। नहीं नहीं, केवल और केवल, जैसे कमीशन में भी कई सारे लोग ध्यान देते हैं कि भाई 16 कमीशन उसमें लिखे हो, और नीचे ETC लिखा हुआ है, तो आपको 5-7 और पढ़ने चाहिए। अरे भाई पहले 16 कंप्लीट करो, मैं गारंटी दे सकता हूँ उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है। टेस्ट टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट में कॉन्सेप्ट चलता है रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब टेस्ट देके, अगर कोई रिलेवेंट टेस्ट, रिलेवेंसी चेक करना भी बताऊंगा, टेस्ट की रिलेवेंसी। क्योंकि कई लोग तो मतलब दिमाग ही खराब हो जाता है कि भाई वो आकार वाले ने इतना खतरनाक टेस्ट बनाया है कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढूं। क्योंकि और एक्चुअली उनको टेस्ट ही बनाना नहीं आता, या जबरदस्ती बनाते हैं वैसे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो, कोई भी टेस्ट लगाओ या पुराना पेपर लगाओ ना, उसको देखो, और उसमें जो क्वेश्चन आया ना, उनसे देखो कि कौन सा नहीं बन रहा, उनके क्वेश्चन निकाल लो।
ठीक है, क्वेश्चन निकाल लो, क्वेश्चन निकालने के बाद वो वही चैप्टर पढ़ना है ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। कई लोग तो पूरी किताब पढ़ूंगा मैं तभी मानूंगा, अरे भाई क्यों लोड लेते हो इतना। ठीक है, और ये बार बार करना है, मतलब जिस जहाँ भी गड़बड़ हो रहा है मामला वहाँ ये सब मेथड इस्तेमाल करना है अपन को। और कंपेटेबिलिटी जो टेस्ट है ना उसकी कंपेटेबिलिटी कैसे चेक करनी है, चेक करने में कुछ भी नहीं है ना। जैसे जैसे उसने यूनिट 1 से क्वेश्चन पूछे, इतना तो पता चल ही जाता है, तो कहाँ से पूछ रहा है वो। अगर इन चीज़ों से बाहर पूछ रहा है ना, आउट कर दो उसको, उस पर लोड नहीं लेना उस वाले क्वेश्चन पे कि भाई उसको छोड़ के मैं बाकी सारे क्वेश्चन के साथ ना ये स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। लेकिन अगर कोई बाहर से क्वेश्चन है ना उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो जस्ट ये जो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, क्योंकि टेस्ट और एग्जाम में बहुत अंतर होता है। टेस्ट में क्या होता है कि कई सारे बच्चे जैसे आकार पर टेस्ट देते हैं, तो आकार वाला हो सकता है अपनी बुकलेट से ही टेस्ट देता हो और वो बच्चे समझदार है, टेस्ट में टॉप करने के चक्कर में वही वाली बुक पढ़ लेते हैं और फिर पता चला कि वो 2 नंबर से बाहर भी हो रहा है। तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी अपन को। ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो सिलेबस है ना उसको लेकर चलना है, ना हमें आकार से मतलब, ना महात्मा गांधी से, ना चेतन मीना से, ना एसएमजे से, ना किसी कोचिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें इससे मतलब होना चाहिए जो इसके लिए रिलेवेंट है वो हमारे लिए रिलेवेंट है। दूसरी चीज़ मैं बच्चों के साथ देखता हूँ कि वो बड़े बड़े मतलब परेशान रहते हैं, रिवीजन कर करके भूल ही जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है ना कि जो ब्रेन है ना वो ऐसे फंक्शन नहीं करता, लिनियर फंक्शन नहीं करता। जैसे मेरे को पलासिया से राजवाड़ा जाना है, या मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अब राजवाड़ा कहीं से भी भंवरकुआ से चले जाओ आप, तो आप सारे रास्ते याद रखोगे, रखने की कोशिश करोगे ना, तो ब्रेन इतना काम ही नहीं करता। क्योंकि ब्रेन अगर याद रखने की कैपेसिटी है ना, तो फॉरगेट होने की कैपेसिटी, जो कि बेस्ट कैपेसिटी है मेरे हिसाब से, उसकी वजह से ही बहुत चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये है, तो आप ऐसे मत करो, आप उनको ब्रेन में अलाइंड करो ऐसे, एक दूसरे से कनेक्शन बनाओ किस तरीके से। और ये कनेक्शन आपको ये वाले नहीं बनाने हैं, ये जैसे मेरे को ही खुद खुद को ही याद नहीं आते। अगर ये पूछ लेना आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा कि शायद राइट इक्वलिटी से रिलेटेड है, ये है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार तो इनके, क्योंकि सब क्लॉज भी हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन उनको ही तो आप ऐसे ही याद करो कि भाई मेरे को ना 14 में क्या है तो मेरे को पता है, राइट टू इक्वलिटी। 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 108 में क्या है, जॉइंट सिटिंग। अब डेफिनेटली ये आपकी ब्रेन फंक्शनिंग पावर को, मतलब ये जो कई बोलते हैं ना मेरी प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने ये कर रखा है अपने ब्रेन में, मतलब उनको दे देना। अरे खाना भी आप खा के चेक करो ना, 7 दिन आप केवल दाल खाओ, मतलब आपको लगेगा मैं भूखा रह लूंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा, तो ये आप माइंड के साथ कर रहे हो। क्योंकि माइंड भी सेम फंक्शन करता है, जैसे अपन अपन बॉडी में तो अच्छा खाते हैं लेकिन माइंड में अच्छा नहीं खाते। माइंड में क्या खाते हैं, कैरियोनाटी, बीवी की वाइन्स, और फिर सोचते हैं कि मैं दिन भर पढ़ने के बाद ना 1 घंटे शाम को गॉसिप कर लूंगा जिससे मेरा माइंड फ्रेश होगा। अरे गंदा ही क्यों करना, उसको उसको एंजॉय के साथ करो ना। मैंने एक कोट भी लिखा है शायद कहीं, इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग व्हेन यू when your next vacation is set up a life you need not to escape from। ये है कि आप ये क्यों प्लान करते हो कि मैं भाई ये काम कंप्लीट हो जाए ना फिर उसके बाद मैं वेकेशन पे जाऊंगा या करूंगा। अरे भाई ऐसे लाइफ को ऐसे बना लो, सारी चीज़ें सिंपल है, कुछ भी चीज़ बना लो कि आपको उस लाइफ से निकलने की जरूरत नहीं पड़े। मैं हमेशा पढ़ाई जब तक मेरी इंटरेस्टिंग नहीं बन जाती ना, मैं वो तरीके ढूंढते रहता हूँ, उसके बाद ही पढ़ता हूँ। ये नहीं करता कि मैं पहले क्या डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं आपको ही देता हूँ, जैसे एक कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने जाओ, आपको नहीं पता कि कुल्हाड़ी काम करती है कि नहीं करती, आप दे इतना मार रहा है, कुछ नहीं होना उससे। आप पहले देखो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना उसके लिए सही सारे तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इमर्सिव लर्निंग। इमर्सिव लर्निंग में क्या होता है, आप उस इन्वायरमेंट में ही खो जाते हो। जैसे मैं कई बार पता चलता है मुझे मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब भूल ही जाता हूँ कि वो सारे काम करते करते। इवन अभी भी मेरे साथ वही हो रहा था, लेकिन अब मेरे को याद आ गया इसकी वजह से। तो इस तरीके से आप इमर्स हो जाओ चीज़ों में, मतलब उस इन्वायरमेंट को ऐसा बना लो कि आप उसमें ही हो जाओ, आपके चारों तरफ वही सारी चीज़ें मतलब हो जानी चाहिए। तो ये जो तरीका था वो याद करने का तरीका था। दूसरी चीज़ मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेटेजी बनाता हूँ सारी चीज़ों की, और मैं उनको प्लान में डिवाइड कर लेता हूँ, और अपने रिजल्ट में अपने से नहीं देखता कि मैं, पता चला कि मेरा कोई सब्जेक्ट अच्छा है और मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये तो गलत है, पड़ोसी का देख दिया पड़ोसी का तो अच्छा है, मेरा गलत है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं ऐसे नहीं करता, मैं अपना इस लोड को ना अपने लैपटॉप में डाल देता हूँ और उस लैपटॉप खोल देता हूँ। तो याद रखना, अब मैं कुछ भी डिज़ाइन बनाऊंगा ना अपना, जैसे अब मेरे को कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करना है वगैरह वगैरह, पीएससी में तो इतना लोड नहीं लेता, ये यूपीएससी का है, लेकिन पीएससी में भी ट्राई करूंगा मैं इस बार 1 महीने। फिर उसमें क्या करता हूँ कि सारे सब्जेक्ट डाल देता हूँ, और उनको मैंने ऐसा जो एक्सेल शीट है उसमें ऐसा डिज़ाइन करके रखा हुआ है कि वो मेरे को रिजल्ट अपने आप देता है कि कहाँ तेरी हालत ख़राब है कहाँ ठीक है। जैसे ये देखोगे आप,
ये मेरा ट्रैकर है। और इवन मैं जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो पहले मैं उसका बिग पिक्चर फॉर्मेट करता हूँ। जैसे मेरा तरीका है ये स्टार्टिंग में पढ़ने का, बिग पिक्चर, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, एनालाइज पी बाई क्यू, इनके बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ता। फिर रिवीजन, फिर उसके बाद टेस्ट लगाता हूँ, ये तरीका है। ठीक है। लेकिन टेस्ट में जो मैंने आपके पीएससी लेवल के टेस्ट में इतने इतने दिमाग लगाने की शायद जरूरत नहीं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि टेस्ट कई बच्चे तो बाद में ही लगाते हैं कि मेरी जब तैयारी हो जाएगी ना 360 दिन बाद तब मैं टेस्ट लगाऊंगा, वो ये रद्दी टेक्निकल है। सबसे पहले तो अपना ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ना उसको स्टार्ट कैसे करो, इसको स्टार्ट करो, पहले टेस्ट ही तो लगाओ, क्योंकि पहले 30-40 नंबर लेके आओ किसी सब्जेक्ट में, मजे ही आते हैं। फिर दिमाग ना एक्टिव हो जाता है कि भाई ये चीज़ें काम की हैं। अब आपको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, आप पढ़ने बैठे हो, फिर उसके बाद टेस्ट लगाओगे, फिर आपका रिजल्ट 100% खराब आएगा। तो पहले आप टेस्ट भी लगाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो कोई सी भी, उस पर फ्री टेस्ट पड़ा होगा उसको लगाओ, उसके बाद उसको पढ़ो। और उसके बीच में भी देखो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं, जिससे आपकी जो पढ़ाई है ना उससे लिंक बना रहेगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो फालतू बातें मैं पढ़ रहा हूँ ना, 0.006 इसमें आता है, अरे कौन पूछ रहा है, प्री स्क्रीनिंग है। उसके बाद आफ्टर टेस्ट लगाओगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप बेस्ट हो गए उस चीज़ में। हो सकता है 1-2 टेस्ट लगाने पड़ेंगे इस तरीके से, आपके प्रोफेशनल लेवल पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें करनी है। और ये हमेशा याद रखो, बी अ मैग्नेट फॉर जॉय, लव एंड अबंडेंस। मतलब कभी भी स्कारसिटी नहीं लानी लाइफ में, चाहे कुछ भी चल रहा हो। और ये जो है बिग पिक्चर फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, जैसे पूरी किताब है, उस किताब को उठाओ, उस किताब को देखो कि भाई ये किताब ना मेरे अंदर है, मतलब इसको मैं ग्रास्प कर सकता कि नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते ना, तत्काल उसका कोई वीडियो लेक्चर, एनिमेटेड वीडियो वगैरह वगैरह किसी दोस्त से उसका एक फॉर्मेट ले लो कि भाई पिक्चर बता दे कि ये चीज़ क्या है, उसके बाद ही उसको पढ़ो। उसके बाद पढ़ने में ना इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें केवल एक बार पढ़ना है और दूसरी बार पढ़ना है, फिर तीसरी बार वीवाई की लगाना है, फिर रिवीजन करना है इस तरीके से। और फिर टेस्ट दो, मजे ही आएंगे इस तरीके से। और ये आज के लिए मैं शॉर्ट में ही करूँगा कंप्लीट, क्योंकि मेरे को और सारी चीज़ें भी दिखानी होती हैं, तो लेकिन मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने फिर भी 2-3 घंटे लगाए हैं इस चीज़ को बनाने में। और ये आप सबके लिए भी थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।